जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सेट बना रहे हैं और ये सेट आपका 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेट 2 है। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2010 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं इसको कि 2010 में ही ये अभी पूछा गया। इससे पहले वाला जो हम सेट बनाए हैं वो भी 2010 में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे मतलब कई मतलब दिनों में चलता है एग्ज़ाम, तो स्वाभाविक है कि आप उसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, या कई पालियों में चलता है तो अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो अब है हम 2010 का ही करेंगे। 2010 में भी उसी तरीके से जिस तरह से इससे पहले वाला में था उसी तरीके का पैटर्न का होगा सारा कुछ। तो यहाँ देखिए बोला है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को निर्माण का सही उदाहरण, मतलब जातिवाचक से बना है भाववाचक। बोला है कि जातिवाचक से बन गया है भाववाचक। सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो लड़का है, लड़का है ना, लड़का से लड़कपन बनता ही है। तो आपका सही बस यही ढूंढ लेना, ज़्यादा कुछ विशेष सोचना नहीं है। जातिवाचक से विशेष भाववाचक में बदलना है तो पहले जातिवाचक को ढूंढना है, उसके बाद हमको भाववाचक वो है या नहीं ये देख लेना। ये पहला वाला ऑप्शन जो दिया है वो गर्म गर्मी, तो गर्म तो संज्ञा होता ही नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्जन का विपरार्थक पूछा है, तो आप इस सभी को पता होगा कि सर्जन का दुर्जन होता है। हिंदी में विपरार्थक शब्द भी पूछते हैं और आसान शब्द होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है भारतेंदु का आपको संधि विच्छेद पूछा है। तो याद रखिएगा कि एकले आया हुआ है, एकले का ही टूटता है, एकले अ प्लस ई से बनता है, याद रखिएगा, किससे बनता है, अ प्लस ई से। तो अ प्लस ई किस में आया है, तो इसमें तो नहीं, इसमें ऑलरेडी एकले आ गया है, इसमें भी एकले आ गया है, ठीक है। और इसमें ए आ गया है, क्या आ गया, ए, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ, तो क्या बच गया, अब 4 नंबर ऑप्शन आ गया। आगे ना समझ, मतलब काटना सीखिए, जब भी संधि विच्छेद आएगा तो काटने से हमको आ जाएगा, मतलब एनालिसिस करके काटना है, और काटने के बाद हमको, तो याद रखना बस यही आगे है। क्योंकि अ प्लस ई के मिलने से ए बनता है, तो ए तो अकेले, हाँ अकेले बनता है, तो अकेले ऑलरेडी पहले आ गया तो वो नहीं टूटा, ठीक है। आगे है नीलकंठ, कैसा शब्द है, तो हम अभी आज ही सवेरे बताए हैं कि शब्द बनावट के दृष्टि से अलग होते हैं, उत्पत्ति के दृष्टि से अलग होते हैं, रूपांतरण के दृष्टि से अलग होते हैं। तो हम बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद पढ़े हुए हैं, योग रूढ़ पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद है रूढ़ पढ़े हैं और यौगिक पढ़े हैं, यौगिक, ठीक है। ये 3 शब्द होते हैं, तो जिसको तोड़ने से अगर टूट जाए खंड 2 भाग में तो वो यौगिक होता है, जिसको तोड़ने से न टूटे वो रूढ़ होता है, और जिसका कोई दूसरा अर्थ निकलता है उसको हम योगरूढ़ कहते हैं। तो यहाँ नीलकंठ से भगवान शिव का बोध होता है, तो सिंपली भाषा में हम कह देंगे योगरूढ़ है, योगरूढ़ है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा, इस बात को आप आसानी से समझ गए होंगे। अगला है, अगला बोला है कि सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, मतलब किसमें सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण आया है। तो याद रखिएगा कि यह और वह सर्वनाम है, यह और वह क्या है, सर्वनाम है। और जब ये विशेषण बन के आ जाता है तो इसी को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण कब बन के आ जाता है, तो इसके बाद अगर कोई नाम लिख दिए तो ये विशेषण बन गया। इसके बाद जैसे यह लड़का लिख दिए तो क्या बन गया, यह जो क्या है सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया कि सर्वनामिक विशेषण कहते किसको है। अब इसमें देखना हमको है कि किसमें है ऐसा, तो इसमें तो आया ना यह पुस्तक, तो यह है ना विशेषण, सर्वनामिक विशेषण हुआ कि नहीं हुआ। तो सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग और सर्वनाम का भी प्रयोग किसमें हुआ, तो सर्वनाम, वह सर्वनाम है, ठीक है। तो सर्वनामिक और सर्वनाम है, इस समय नहीं है, देख लीजिए इस समय नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, मतलब 1 नंबर ऑप्शन होगा। तो मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इतना ज्ञान होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं और लगा भी सकते हैं। आगे है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए कि हलंत का प्रयोग ह के लिए नहीं किया जाता है, ह के लिए नहीं करते हैं हलंत का प्रयोग, ठीक है। ह के लिए नहीं करते हैं, नाक के उच्चारण के लिए भी नहीं करते हैं, याद रखिएगा। हम हलंत का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ स्वर की जरूरत न हो, क्या स्वर की जरूरत न हो, स्वर की जरूरत न पड़े, इसीलिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन एक ही में लिखा हुआ है, 4 में, 4 नंबर ऑप्शन आपका हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है
प्रश्न नंबर 7 में लिखा हुआ है कि संकेतवाचक है। तो संकेतवाचक का मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि संकेतवाचक में दो प्रोनाउन होते हैं, आप पढ़े होंगे प्रोनाउन में। तो एक निजवाचक होता है, एक संकेतवाचक होता है। तो संकेतवाचक में आप यह और वह पढ़े होंगे, ठीक है, यह और वह। यह वह संकेतवाचक सर्वनाम है। अब ये जिसमें लगा होगा वही संकेतवाचक होगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए आप कहाँ लगा हुआ, बस एक ही में लगा ही है, आप 1 नंबर लगा देंगे बस। अगर ग्रामेटिकली आप कंफर्म है तो हमको लगता है कि सही, सभी के सभी सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देख लीजिए, अगला बोला है कि निम्नलिखित में प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो आज हम बताए हैं कि प्रश्नार्थक बोला है, क्वेश्चन वाला था, क्या हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये इस बात पर यही होता है कि हम हड़बड़ी में हो जाते हैं, ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो जानते हुए भी गलती करके सब इनमें निपाते हैं, लेकिन निपात में प्रश्नार्थक पूछ दिया तो इसलिए क्या होगा। आगे समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे है निम्न में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो जैसे जिसमें लगा रहे, मतलब जिसमें दो बात आ गए। जैसे यहाँ पे आया है गया, तो गया एक के को ना आया, ठीक है। उसके बाद है करना पड़ता, ठीक है, करना पड़ता। तो करना पड़ता मतलब करने को ही करना पड़ता है। रोने लगा, तो एक तो रोना, एक तो लगा, दूगो आ गया। तो दूगो आने वाले को हम वही उसी को कहते हैं, या रोने लगा, पढ़ने लगा, सोने लगा। तो ऐसे शब्द में ही संयुक्त क्रिया होता है। तो संयुक्त क्रिया यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। 4 में बोला है परा, तो परा शब्द क्रिया नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। वो डिफिनिटी को बताता है। यहाँ पर भी पड़ता लिखा हुआ है, तो वो क्रिया नहीं है। जहाँ पर लगा हुआ शब्द आ जाए इसका मतलब संयुक्त क्रिया माना जाता है। तो ऐसा कितने ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में। आगे देख लीजिए, अगला बोला है आप में कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? तो आप इसमें देखना है कि भाई सर्वनाम इसमें कितने आए हैं। तो देखिए, एक तो सर्वनाम आपका ये आ गया तुम्हारा, एक आ गया कौन, ठीक है, एक मैं, क्या गो आ गया? 3 गो आंसर हो, ठीक है, यही आंसर। आगे समझ में, तो सर्वनाम गिन के देख देना था, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, तो कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक होता है, ठीक है। कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक होता है, तो इसको हम अकर्मक कहेंगे। मेरे ख्याल से क्रिया अगर आता है तो आपको जवाब देना आसान है। अब आ गया है इंग्लिश। अब इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में भी कोई ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत अगर कॉमनली आपको ज्ञान है तो नहीं। ऑन संडे होगा, ठीक है, ऑन सैटरडे होगा, ऑन सैटरडे होता है, याद रखिए। कोई भी पार्टी करने के लिए ऑन सैटरडे ऑन, ठीक है, इन नहीं होंगे, याद रखिएगा। जैसे किसी भी चीज पार्टी को हम इंजॉय कर रहे हैं, तो पार्टी इंजॉय में आपको कोई भी डे आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए, तो हम ऑन लगा के बोलें। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे है अगला बोला है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो अब इसके लिए तो आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस देखना है। तो यहाँ बोला है डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर फ्रॉम। तो फ्रॉम का प्रयोग हम हैज बीन वाला में नहीं करते, पास परफेक्ट में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, नहीं करते। आप अगर टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आप कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़े होंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन होता है। हैव या हैज होता है, तब प्लस बीन होता है, और तब प्लस V4 होता है, और तब प्लस सीन्स या 4 आता है। क्या आता है? सीन्स या 4 आता है। तो सीन फ्रॉम आ गया तो गलती हो गया। तो मेरे ख्याल से पहला वाला तो गलती ही हो गया, ठीक है, पहला वाला हो गया गलती, ठीक है। अब दूसरा वाला में देखिए डॉक्टर इज नहीं आता है, कभी टाइमिंग आता है तो इज नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन 2 है, 3, ठीक है, हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, और यहाँ पे नीचे हैड बीन दे दिया है, बस फर्क कितना ही है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सही होता है ये, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सही होता है, इसलिए इसके आंसर दोनों होंगे, ठीक है। और इसमें मिसप्रिंट है, इसको मिसप्रिंट माना जाएगा, क्योंकि दोनों में हम पढ़े हैं, दोनों में ऐसा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, इसलिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोनों सही है, इसीलिए ये मिसप्रिंट है, ठीक है। वहाँ पे दोनों आंसर सही थे।
आगे देख लीजिए, अगला बोला है, ठीक है, बोला है पिक आउट द राइट वर्ड, मतलब सही वर्ड क्या है, ओकेजनली का सही वर्ड क्या है, ठीक है। तो ओकेजनली में OCC होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओकेजनली एस एक के वो होता है, ठीक है, ये 4 वाला सही है, ठीक है, तो 4 वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। CC होता है, एस एगो होता है, ये बात अगर आपको ध्यान रहेगा। L डबल होता है, C डबल होता है ओकेजनली में, एस एगो होता है, L डबल होता है, तो 4 नंबर हो जाएगा। आगे समझ में, सी वाला। चलिए आगे देख लीजिए, अगला सवाल है आपका, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम पूछा है, ठीक है। एंटोनिम किसका, ऑनेस्ट का, तो सबको पता है, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, सी वाला सिंपल है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है 1946 ईस्वी में, 1900 बोला है कि 1946 ईस्वी में, अब यहाँ सामाजिक अध्ययन आ गया, अर्थात आपको जीके आ गया है, क्या आ गया, जीके। अब जीके आप पढ़ रहे हैं, जीके में क्या क्या चीज है। 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव संबंधी प्रस्ताव किसने किया था, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपको बता दें, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत जो है ना संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के तहत, किस मिशन के तहत, कैबिनेट। तो पूछा जाता है कि किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, और पहली बार जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। दूसरा बैठक हुआ है 11 दिसंबर 1946, ठीक है। और तीसरा बैठक जो हुआ है, तीसरा बैठक हुआ है 13 दिसंबर 1946। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसी 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। तो पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक, ठीक है, तीसरी बैठक के दिन। अब उस तीसरी बैठक के दिन पेश करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने ही बनाए थे, उन्होंने ही पेश किए थे। तो यहाँ पे बोला है उद्देश्य प्रस्ताव की रचना किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाए। पेश किसने किया, तो उन्होंने किया। कब किया था, 13 दिसंबर 1946। इतना बात अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, अगर इससे पूछेगा तो, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला सवाल है, अगला सवाल में बोला है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, तो मर्ले मिंटो सुधार मैंने कई बार आपको बताया था, ठीक है। पृथक निर्वाचन की शुरुआत किससे हुई थी, तो आप मर्ले मिंटो सुधार, ठीक है, तो मर्ले मिंटो सुधार 3 में है कि नहीं है। 1909 में हम कई बार चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस अधिवेशन से लेकर गांधी जी के सब में बताए हैं, तो ये आप तो भूल ही नहीं सकते, ठीक है। मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड भी सुधार बताए हुए हैं, तो ये सारे, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला सवाल है, अगला बोला है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था, ठीक है। स्वतंत्रता और मृत्यु का नारा जो है ना कौन दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये फ्रांसीसी क्रांति दिया है। कौन से दिया है, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया है। तो स्वतंत्रता और मृत्यु का नारा जो है ये फ्रांसीसी क्रांति ही दिया है। स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा का नारा देने वाला फ्रांसीसी क्रांति है। 1789 में ये क्रांति हुई थी, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपसे बोला है बोस्टन बंदरगाह 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, ठीक है। इस घटनाओं को किस नाम से हम जानते हैं, तो बोस्टन की चाय पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस, बोस्टन के चाय पार्टी के नाम से जानते हैं, टी पार्टी के नाम से। चाय पार्टी उसी को, टी को ही चाय कहते हैं, ठीक है। तो चाय पार्टी लिखा रहेगा या टी पार्टी लिखा रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए, तो हाँ बस ध्यान रखना है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब ये 3 नंबर ऑप्शन जब सही हो गया तो आपको ध्यान रखना है कि ये टी पार्टी है क्या, थोड़ा सा हम कंसेप्ट बेसिस आपको बता दें। तो ये जो अमेरिका पर ब्रिटेन जाकर के उपनिवेश बना लिया था, अपना राज कर लिया था। अब अपना राज करने के बाद क्या हुआ था कि ये चाय का जहाज भेजा था। अब चाय का जहाज भेजा था तो अमेरिका के जो उपनिवेश, अन्य उपनिवेश थे और वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि उस जहाज का पूरा चाय नदी में फेंक, समुद्र में फेंक दिया। हाँ, तो उसी को हम वो पूरा मतलब तीनों जहाज को उसने चाय जितना था फेंक दिया। कहा है कि सोच कह रहे थे कि भाई हमारा देश छोड़ो, आजाद करो हमको, लेकिन ये करने के नाम नहीं ले रहे थे। आप सोच लीजिए कि भारत पर राज किया है, अमेरिका पर राज किया, ठीक है। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, ठीक है। 4 जुलाई 1776। तो अमेरिकी क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। इसीलिए पूछा जाता है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था, तो जॉर्ज वाशिंगटन। तो मेरे ख्याल से इतना बात अगर ध्यान रखते हैं तो हाँ, यानी उनके नेतृत्व में और भी उपनिवेश साथ में थे, अन्य देश के उपनिवेश भी थे वहाँ पे, तो वो सब साथ दिया था।
कि अमेरिका का था, वो जहाज जो ब्रिटेन का था। आगे समझ में, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है आपका, ठीक है, सॉरी ये सवाल और है। बोला है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, मतलब ये सब नाम पढ़ लीजिए। ये संधि किया हुआ है एगो, उस संधि को क्या कहते हैं? संधि का नाम यहाँ पे दिया हुआ है सीटो नाटो सीटो नाटो बगदाद वर्साय। हम आपको बता दें, अमेरिका ने यूरोप के देशों को मिलाकर के एक संधि सैनिक संगठन बनाया हुआ है, उसका नाम नाटो है। क्या नाम है? नाटो। NATO इसका नाम है, उसको नाटो बोलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको फुल फॉर्म है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो ये एक सैनिक का ग्रुप है। अब इसमें बोला गया है कि भाई जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारा सदस्य देश रहेगा, अगर कोई आंख उठा करके देखता है एक सदस्य पर, तो सब सदस्य मिलकर उसको कूट देंगे। हाँ, यानी किसी कोई भी अगर आंख उठाता है तो हम सब सदस्य मिल करके कूट देंगे। तो यही नाटो में शामिल होने के लिए मैं इससे रिलेट कर दे रहा हूँ करंट की बात। यही नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन इच्छा जताया था। तो यूक्रेन जब इच्छा जताया था, तो जानते हैं आपको कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो दो भाग में बट गए थे। अब दो भाग जब में बटे थे, एक तरफ रूस हो गया, एक तरफ अमेरिका हो गया। तो रूस चाहता है हमारा शक्ति बढ़ जाए और अमेरिका चाहता है हमारा शक्ति बढ़ जाए। अब रूस के जो पड़ोसी देश है, रूस के पड़ोसी देश अगर नाटो में शामिल होना चाहेंगे तो रूस को दिक्कत हो गया। क्या है कि सोचा गया कि अगर हम इस पर कुछ तनको करेंगे कि अमेरिका हम पर हावी हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में रूस नहीं चाहता था कि भाई नाटो में यूक्रेन शामिल हो। अब यूक्रेन में जबरदस्ती कहता है कि हम नाटो में शामिल होंगे। नाटो भड़का दिया, कहा कि भाई तुम अलग हो जाओ और तुम आओ हमारे यहाँ जबरदस्ती करो। तो इसीलिए रूस ने क्या किया, आक्रमण कर दिया है यूक्रेन पर। ठीक है, यूक्रेन पर आक्रमण करके तहस नहस बिगाड़ दिया है, पूरा खत्म कर दिया समझिए। लेकिन अब भी नाटो इसका सहयोग कर रहा है, मतलब नाटो के देश अमेरिका सहयोग कर रहा है। कभी अभी भी युद्ध चल ही रहा है समझिए। अभी युद्ध फरवरी में ही स्टार्ट हुआ था, ये फरवरी में स्टार्ट हुआ युद्ध अभी भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बता दें नाटो के बारे में। हम ज्यादा बोलेंगे तो फिर बहुत लंबा कहानी हो जाएगा, इसलिए सेट में हम नहीं समझा सकते। हम आपको बता दे रहे हैं नाटो के बारे में। नाटो जो है ना, अभी नाटो के 30 मेंबर है। ठीक है, इसका जो राजधानी है, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, नाटो से 30 मेंबर वर्तमान में है और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए, इसकी स्थापना 1949 में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए, तो कहने का मतलब ये है राष्ट्रसंघ के अस्थायी अध्यक्ष थे। राष्ट्रसंघ के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं ये दो चीज होता है, एक संयुक्त राष्ट्र होता है, एक संयुक्त राष्ट्र होता है। ठीक है, एक होता है राष्ट्र संघ होता है। ठीक है, सुन रहे हैं? दो संगठन का मैंने नाम बताया, एक राष्ट्र संघ, एक संयुक्त राष्ट्र। दोनों अलग अलग संस्था है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो राष्ट्र संघ बना था, और जब दूसरा विश्व समाप्त हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी काम कर रही है, लेकिन राष्ट्र संघ खत्म हो गई है। आगे समझ में? तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बोला है कि राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य थे। तो अस्थायी सदस्य में आपको ध्यान रखना है कि उस समय राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य के रूप में, तो ये अब यहाँ अस्थायी सदस्य के रूप में पूछा गया है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ वाला ऑप्शन दे दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। याद रखिएगा कि ये अभी भी ऑप्शन में कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ होता तो हम वहाँ पे बताते, लेकिन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या हुआ था? तो हमने अब बताए हुए हैं, पहले भी बताए हुए हैं आपको। ठीक है, पहले बताए थे कि सेरोजेवा हत्याकांड में तत्कालीन कारण में पूछता है तो सेरोजेवा हत्याकांड, लेकिन यहाँ तो सेरोजेवा हत्याकांड है नहीं। तो उसका अब एक कारण और है कि भाई ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था त्रिपक्षीय गुट ने करवाया। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी,
जर्मनी और जो जर्मनी जो था एक जर्मनी एक अलग गुट बना लिया था, ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस अलग गुट बना लिया था, और एक गुट और 3 गो गुट बना था। यही तीनों गुट ने आपस में मिल करके झगड़ा किया था, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध कर लिया था। तो ये गुटबंदी नहीं होता तो शायद नहीं होता। ऐसे तत्कालीन कारण पूछाएगा तो आपको सेरोजेवा हत्याकांड होगा, लेकिन गुटबंदी के कारण ये युद्ध हुआ था। तो मेरे ख्याल से बात ध्यान में, ठीक है। मतलब ऐसे तो 2 ही गुट थे, 2 ही गुट में लड़ाई हुआ है, लेकिन त्रिपक्षीय गुट कहने का मतलब है कि 3 व्यक्ति मिले थे ना, 3 देश मिले थे, इसलिए उसको त्रिपक्षीय गुट के नाम से। जैसे कहने का मतलब है कि ये त्रिपक्षीय गुट के कारण ही आगे गुट बढ़ा। कहने का मतलब गुट धीरे धीरे जुड़ गया ना, 2 गुट बन गया, 2 गुट वही त्रिपक्षीय गुट के कारण ऐसा हुआ। 3 देश मिलकर के त्रिपक्षीय गुट बनाया, और बाद में जब लड़ाई हो गया तो सब देश जो है ना एक दूसरे से जुड़ते चले गए। लगभग 30 देश जुड़ गए थे, लगभग कितना 30 देश जुड़ गए थे और युद्ध हुआ था। तो विश्व युद्ध इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला है, बोला है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। तो जनरली बच्चा जो है ना इसमें कुल्हाड़ी लगाएगा, क्योंकि लेकिन याद रखिएगा पाषाण युग बोला है, ऐसे कुल्हाड़ी मनुष्य जो है ना पहले कुल्हाड़ी का ही प्रयोग किया, ठीक है। लेकिन पाषाण युग की बात करेगा तो पाषाण युग में गरासी का प्रयोग किया है, गरासा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? पाषाण युग में गरासा। मेरे ख्याल से ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लीजिए, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गुप्त काल में जो है ना कालिदास, गुप्त काल मतलब गुप्त काल में कालिदास भी थे, आर्यभट्ट भी थे, बराहमिहिर भी थे, और विशाखदत्त, सब गुप्त काल का है, ठीक है। सब गुप्त के दरबारी है, लेकिन सबके अलग अलग काम है। कालिदास क्या थे? साहित्यकार थे। कालिदास क्या थे? साहित्यकार। आर्यभट्ट क्या थे? तो गणितज्ञ थे, ठीक है। बराहमिहिर क्या थे? तो ज्योतिष थे। अब विशाखदत्त क्या थे? ये भी साहित्यकार थे। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था, ठीक है, मुद्रा राक्षस लिखा था, ठीक है। हालांकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था कालिदास, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गणितज्ञ पूछा है तो गणितज्ञ आर्यभट्ट। आगे समझ में, आर्यभट्ट इसके आंसर होंगे। चलिए आगे देख लीजिए, अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? तो अलाई दरवाजा जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण। जब सल्तनत काल हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि क्यों बनाया, हला नहीं। आगे देख लीजिए, बोला है राजा, यहाँ पे साजा राम दिख रहा है लेकिन राजा राम होगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के मैंने संस्थापक है। 1828 में इन्होंने मतलब चलाया था, ठीक है, 1828 में, बातें नहीं। तो यानी कहने का मतलब है 1828 में उसने चलाया था। और इनके द्वारा एक और पूछा जाता है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन। ये बात भी ध्यान में कर लीजिए, ये किया था 1815 में और ये किया था 1828 में। बात याद रखेंगे दोनों, ठीक है। आर्य समाज के है स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के है स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के हो गए राजा राम मोहन, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लें। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ना मैडम ब्लावत्स्की की थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य एनी बेसेंट थी, सदस्य बन के आई थी, लेकिन संस्थापक जो है ना मैडम ब्लावत्स्की और एक कर्नल अल्कट था, 2 गो था, याद रखिएगा। दोनों का नाम जो है ना आता है मैडम ब्लावत्स्की है और कर्नल अल्कॉट है। तो ये ध्यान में, अल्कॉट, ठीक है, ठीक है। कर्नल अल्कॉट को याद रखिएगा और ब्लावत्स्की को। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक है। लेकिन अगर सदस्य पूछेगा तो सदस्य तो एनी बेसेंट भी थी जो बन करके भारत में आई थी, मैंने बताया था, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला बोला है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा कि कहाँ हुई थी, सॉरी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो किसने किया था? याद रखिएगा मोहन सिंह भाखना, मोहन सिंह भाखना, और एक है लाला हरदयाल, लाला। तो आपसे पूछेगा कि भाई महाराष्ट्र में कौन किया था? तो लाला हरदयाल। कनाडा और यूएसए में कौन किया था? तो मोहन सिंह भाखना।
ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आपका ये 3 नंबर। यूएसए और कनाडा में हुआ था गदर पार्टी पे। लाला हरदयाल को अगर ऑप्शन में लाला हरदयाल रहेगा तो लाला हरदयाल ही लगाना है, लेकिन अगर मोहन सिंह भाखना रहेगा तो अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए मोहन सिंह भाखना, और ये यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए लाला हरदयाल आता है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी गदर पार्टी चलाया गया था, तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा। ऐसे मोहन भाखना और दोनों मिल के किए हुए हैं, ठीक है। कनाडा और यूएसए में। हाँ, कनाडा और यूएसए। आगे समझ में, आगे देख लीजिए। अगला सवाल आपसे है, महात्मा गांधी भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह, तो सबको पता है, अहमदाबाद लगा रहा है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह पहले 1917, देखो 1917 हला 1917 1918 18 में अहमदाबाद मिल और खेरा सत्याग्रह चिल्ला चिल्ला के बताएं। यही होता है, जब हम टेस्ट देते हैं ना तब हम अपनी आप को बिल्टअप कर पाते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूजन में हमेशा बने रहते हैं। यही चीज आप एग्जाम में आइए पक्का लगा के अंदाज में एकदम सही लगाएं, लेकिन सही क्या होता है वो तो जब टेस्ट देते हैं तब पता चलता है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 17 में हुआ था सत्याग्रह, 18 में हुआ था आपका खेरा सत्याग्रह, ठीक है। और खेरा सत्याग्रह अलग था और सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह अलग। असहयोग आंदोलन तो सबको पता है 1920 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है इक्वाडोर चिम्बैरजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो याद रखिएगा कि वो शांत का आता है, ठीक है। इक्वाडोर का जो चिम्बोरेजी है, ये चिम्बोरेजी ज्वालामुखी का नाम है, इसका जो प्रकृति है वो शांत का है। मतलब शांत वो होता है जो बहुत दिनों तक नहीं उभरा है, बहुत दिनों तक नहीं फूटा है, तो वो शांत होता है। और जो बार बार फूट रहा है वो सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय। और जो कुछ दिनों पर फूटता है, कुछ मतलब थोड़ा ठहर उसको प्रसुप्त बोलते, प्रसुप्त। तो मेरे ख्याल से बात समझा, ठीक है, याद रखिए। तो ये है, आपको ध्यान में रखना है कि भाई इक्वाडोर का जो है ज्वालामुखी जो है ये क्या शांत है, ठीक है, शांत है, चिम्बोरेजी। आगे देख लीजिए, अगला बोला है विस्पत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो जो सघन, जो विस्पत रेखा पर जो भी वन होता है, जैसे विस्पत, आपको पता है कि ये 0 डिग्री अक्षांश विस्पत रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश पर जो है ना ज्यादा टेम्परेचर होता है। ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वहाँ का जो पौधा होता है ज्यादा बढ़ नहीं पाता, तो छोटा छोटा होता है, इसलिए जड़ी बूटी के लिए ज्यादा काम लाभदायक होता है। क्या होता है? जड़ी बूटी। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे बोला है आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? ठीक है, कहाँ उगाएंगे? तो जहाँ नहीं उपजता है वहाँ उगाएंगे। तो क्या मरुस्थल में नहीं उपजता? उपजता है। टाइगा वन में भी उपजता है, विस्पत क्षेत्र में भी उपजता है, टुंड्रा में नहीं उपजता है। अब टुंड्रा जहाँ बर्फ ही बर्फ है, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ कौन उपजेगा? कोई चीज उपजेगा नहीं। तो वहाँ ग्लास हाउस ऐसा बना देते हैं ताकि टेम्परेचर अंदर में सेम रहे और उसमें हम फसल उपजा करके काम चला। चलिए यहाँ देख लीजिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28 तक हो गया है, 33 तक हो गया, सॉरी 33 तक हो गया है। 33 आपको पता है कि टुंड्रा प्रदेश में जो है, टुंड्रा प्रदेश में बर्फ ही बर्फ रहता है, जिसके कारण वहाँ ऐसा ग्लास, मतलब चारों तरफ से ऐसा आप देखे होंगे, अपना इधर भी बना हुआ देखे होंगे, जो टेम्परेचर को समान रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सामान रख करके हम ग्लास हाउस बनाते हैं। कौन ग्लास हाउस बनाते हैं? ग्लास हाउस। अब जब शुरू में पढ़े होंगे तो आपको समझ नहीं आया हो कि ग्लास हाउस होता क्या है, तो आप समझ में आ गया। विस्पत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? ठीक है, तो ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। कारण इसका क्या है? ताप छोटे केंद्र में का, यहाँ देख लीजिए। जैसे कहने का मतलब है, हमने आपको बताया कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो विस्पत रेखा जो होगा वो आपका यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री तक है और नीचे भी 5 डिग्री तक। तो छोटे छोटे तनके न दूर हुआ, 5 डिग्री तक ना हुआ इतने, तो इसीलिए छोटा क्षेत्र है, इसके कारण ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। क्या टेम्परेचर हो जाता है? ज्यादा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया हो। आगे देख लीजिए, बोला है अग्न्य शैल में निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो अग्नि शैल में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो मैग्मा ठंडा होकर
मतलब बनने, अग्न्य क्षेत्र बनने का मैग्मा ही ठंडा होकर बनता है अग्न्य चट्टान, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद है आपको परतदार भी होता है यह, ठीक है। उसके बाद है ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान से भी बना हुआ है, तो ये आपका नहीं होता है। सील और डाइक पाए जाते हैं, ये सील और डाइक नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए सील डाइक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं है? खाद्य फसल नहीं है, सॉरी खाद्य फसल बोला है, कौन नहीं है? तो खाने वाला तो आपको चाय पीने वाला है, खाने वाला ये तो आसानी से लगा सकते हैं आप। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? ठीक है, तो सागर से दूर होना मेन कारण है। हमारे यहाँ सागर से दूर है, इसीलिए हमारा जलवायु अलग है। यही अगर जहाँ सागर है वहाँ का जलवायु हमेशा एक जैसा है, मतलब न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी, हमेशा एक जैसा बना है। लेकिन हमारे यहाँ सागर से हम दूर हैं, तो हमारे यहाँ जाड़ा भी आता है, ठंडा भी आता है, तो एक अलग जलवायु हो गया। तो अलग जलवायु होने का मतलब क्या होता है कि सागर से दूर अगर आप है तो जलवायु आपका बदल जाएगा। आगे समझ में, चलिए आगे देख। लेकिन ये सारे जो है, ये ऊंचाई, ये दूर सागर, उसके बाद है महासागरीय धाराएं या छान, ये सब मौसम को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? मौसम बदलता है, मतलब इसके ऊपर नीचे कम बेस होने से मौसम बदलते हैं। लेकिन अगर जलवायु कहा जाए तो मेनली इफेक्ट डालता है सागर से दूर होना। आगे समझ में, अगला देख लीजिए। अगला बोला है 2001 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक? ठीक है, तो चाहे 2001 का है चाहे 2011 का है, केरल में सबसे ज्यादा साक्षर है। ठीक है, उस समय 2001 के अनुसार 92% था, लेकिन 2011 में आया आंकड़ा तो 94% हो गया। ठीक है, 94% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें से अगर पुरुषों की बात करें तो 96% लोग पढ़े हैं। वहाँ के पुरुष 96% पढ़े। तो अब उसी के अनुसार देख लीजिए, महिला हो जाएगा 95 हो जाए, 96 में कितना जोड़ेंगे? आज 2 से भाग कर देंगे, जो 94 आ जाएगा। बताइए कितना जोड़ेंगे? कितना आ जाएगा? 92 जोड़ देंगे, तब 2 से भाग कर दीजिए तो कितना? 94 नहीं आ जाएगा? तो 92% महिला होगा। आगे समझ में, चलिए 92% महिला। आगे देख लीजिए, आगे बोला है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट जो है ना, ये निम्नतम कोटि का कोयला माना जाता है। ठीक है, एंथ्रासाइट उच्चतम कोटि का होता है, उच्चतम कोटि का एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट निम्नतम कोटि का है, याद रखिए। ठीक है, हाँ आगे देख लीजिए। अगला सवाल बोला है गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण होगा, मतलब ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। हमारे यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय है, इसीलिए शीतोष्ण जलवायु की गेहूं फसल है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया, यहाँ पे हो जाएगा शीतोष्ण। अगला देख लीजिए, इंडिया बोला है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ठीक। अगला देख लीजिए क्या है, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका ये मसोगोरा में, घटशिला में। ठीक है, घटशिला में, इसमें हरियाणा होगा। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है? सबसे ज्यादा अगर है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, लेकिन प्रतिशत के मामला में कहा जाएगा तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, याद रखिए। परसेंटेज के मामले में पंजाब है, क्योंकि अगर जगह का परसेंटेज के हिसाब से देखे जाए तो ज्यादा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जगह ज्यादा है, तो स्वाभाविक है उतना कौन उपजा लेगा? जिसमें ज्यादा जगह रहेगा वही ना ज्यादा उपजाएगा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पंजाब। आगे समझिए, आगे देख लीजिए। अगला बोला है वायुमंडल, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा कि रेडियो प्रसारण या रेडियो तरंगे जो भी होता है वो सब आयन मंडल में होता है। वायुमंडल के जो परत है, एक क्षोभ मंडल है। ठीक है, एक क्षोभ मंडल है जो सबसे निचला परत है, उसके बाद है एक समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल है, उसके बाद है आपका है, और उसके बाद एक आयन मंडल है। ठीक है, उससे पहले मध्य मंडल है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। ठीक है, 1 2 3 4 5 परतों में बांटा हुआ है।
कितने परतों में? 5। तो याद रखिएगा रेडियो तरंगे आयन क्षोभ मंडल जो है ना, क्षोभ मंडल जो है ये आपका सबसे नीचे का है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और आयन मंडल में आपका जो है ना जितने भी रेडियो तरंगे, सैटेलाइट वगैरह जो भी रेडियो चल रहा है वो सब किसके कारण चल रहे हैं? टेलीविजन का जो है वो सब रेगुलेट जो है ना वो आयन मंडल से हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आगे होगा। अब यहाँ पे आसानी से आप जवाब दे सकते हैं कि कौन होगा? आयन मंडल होगा। कौन सा होगा? आयन मंडल। उत्तरदायी कौन है? आयन मंडल। अब यहाँ पे देख लीजिए, बोला है कि सैटेलाइट स्टेक्टेलाइट स्थलीकृत का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेक्टेलाइट जो है ना भूमिगत जल के द्वारा सिक्किम होगा सर 48 का है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में है, सिक्किम कहाँ से आ गया? दार्जिलिंग सिक्किम में ना है। ठीक है, नहीं, पश्चिम बंगाल में। भूमिगत जल जो द्वारा जो है ना, ये आपका ध्यान रखिएगा कि स्टेक्टेलाइट। अब ये स्टेक्टेलाइट है क्या, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, स्टेक्टेलाइट को भी समझ लीजिए, नहीं तो याद नहीं रहेगा। जो चीज हम नहीं समझते हैं वो चीज हमको याद नहीं रहता। जैसे कहने का मतलब है कि ये जो है ना पानी जो है ना क्या करता है? पानी करता है कि एक जगह इकट्ठा कर देता है किसी गाद को, यानी किसी माटी को। जब 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 अपवर्तन होता है तो क्या होता है? माटी एक जगह हो जाता है, और जब माटी ऊपर उठ जाता है तो उसके नीचे नीचे चूना जैसा निकलने लगता है। चूना जैसा, यही चूना जैसा जो निकलता है उसी को हम कहते हैं स्टेक्टेलाइट। क्या कहते हैं? स्टेक्टेलाइट। अब भूलोगे नहीं, इतना बात अगर याद है तो याद, नहीं तो सीधे रट लेते तो याद नहीं होता। याद रखना। आगे देख लो, आगे क्या है? दार्जिलिंग। आगे बोला है कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का है? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये बात ध्यान में कर लीजिए। आगे है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल। 5 वर्ष। तो हल्ला नहीं, यहाँ पे देख लीजिए विधान परिषद का जो कार्यकाल होगा, विधान परिषद का कार्यकाल जो हम आपको बता दें कि राज्य में कुछ राज्य ऐसे हैं जो 2 सदनीय है। राज्य जो 2 सदन वाला है, एक निम्न सदन है, ठीक है, एक उच्च सदन है। तो ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे वर्तमान में 5 ही राज्य। पहले 6 था जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। अब 5 ही राज्य है जो 2 सदनीय है, मतलब 2 सदन है। अब ये राज्य कौन कौन है ये बात ध्यान में कर लीजिए। ये राज्य 2 सदन वाला कौन कौन है? एक राज्य है आपका यूपी बिहार। कौन हो गया? यूपी बिहार। तो यानी कहने का मतलब एक जगह आप याद रखिए, यूपी बिहार 2 हो गया। उसके बाद हो गया एपी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो कै गो हो गया? 4 गो तो आपको यहीं से याद हो गया। याद हो गया ना? 4 गो यहाँ से याद हो गया। अब एगो और होगा। एगो कौन है? एगो आपका है, आपको ध्यान में रखना है कि ये एक है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। अब 4 गो 5 गो हो गए कि नहीं हो गए? झारखंड नहीं है। ठीक है, बाद बाकी किसी में 2 सदन नहीं, एक सदनीय व्यवस्था है, मतलब सिर्फ विधानमंडल है, विधान परिषद नहीं। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया हो। अब ये विधान परिषद का जो है ना अनुच्छेद याद रखिए कि अनुच्छेद अब बता रहे 169 जो है ना, 169 अनुच्छेद के तहत विधान परिषद को बनाया गया है। विधान परिषद में जो चुन के आते हैं वो विधायकों से चुन के जाते हैं, इसलिए यहाँ जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसा होगा? लेकिन विधानमंडल में जो होता है चुनाव, विधायक का जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। कौन करती है? जनता। और जो विधायक बना उसी में से चुन के जाएगा विधान परिषद में, तो इसीलिए वहाँ अप्रत्यक्ष होता है। अब हम बता दें आपको, हम इससे पहले आपको बताए थे लोकसभा और राज्यसभा। कौन बताए थे? लोकसभा और राज्यसभा। तो जो संसद का जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इस 2 सदनों में एक निम्न सदन है और एक उच्च सदन है। तो उच्च सदन वाला का कार्यकाल हमने 6 वर्ष बताया था राज्यसभा का, तो यहाँ भी उच्च सदन का वाला 6 वर्ष होगा। जो राज्य में है वही ऊपर है, तो ऊपर वाला अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे वाला भी समझ में आना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल मैंने बताया था कितने? 6 वर्षों का। तो यहाँ भी 6 वर्षों का होगा क्योंकि ये उच्च सदन है। क्यों? कौन सदन है? उच्च सदन। तो राज्य में भी उच्च सदन होते हैं और देश में भी उच्च सदन और निम्न सदन है। आगे समझ में। अब यहाँ पे बोला है कि कितने वर्षों का सदस्य का, लेकिन अगर यही पूछता कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो होता ही नहीं है, नहीं होता। विधान परिषद का नहीं होता है, परिषद सदस्य का होता है। आगे ना समझ में। ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाल सकता है, तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पे 6 वर्ष होगा और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। प्रत्येक 2 वर्ष पर कितना सदस्य रिटायर होंगे? 1/3। ऐसा हम राज्यसभा में भी बताए थे इससे पहले वाले सेट में। ठीक है, बातें नहीं कीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ देख लीजिए। यहाँ है अगला सवाल है, आगे जो है
नीति निर्देशक तत्व 47 होगा ना। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक तत्व है जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, डीपीएसपी। अब ये डीपीएसपी जो है आपको ध्यान रखना है कि ये संविधान में ही हमारा लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो सब संविधान के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, जो संविधान में लिखा हुआ है वो तो संविधान के द्वारा न दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया गया? संविधान। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया हो। आगे बोला है पंचायती राज संस्था के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग नाम बताइए। तो जिला परिषद होगा। इसको तो सबको पता है कि भाई ग्राम पंचायत में जो है सबसे ऊपर कौन है? जिला परिषद। बीच में कौन है? तो पंचायत समिति। ठीक है, उसके नीचे कौन है? तो ग्राम सभा। ठीक है, सबसे नीचे कौन होता है? ग्राम सभा। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे जिला परिषद हो जाएगा, आप ध्यान में करना। आगे बोला है कि अब थोड़ा सा ग्राम पंचायत के बारे में बता दे। तो 73वां संविधान संशोधन आप याद रखिए लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है ये जो आया था 1993 में। ठीक है, 1993 में। तो ये ध्यान में रखिए, 92 के एक्ट है, 93 में लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया था। पंचायत संविधानिक हो गया था। और कौन सा? सिंघवी कमेटी को याद रखिएगा। कौन सी कमेटी? सिंघवी कमेटी ने ही सिफारिश किया था कि भाई इसको संवैधानिक बना दीजिए। लेकिन इससे पहले बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय कमेटी बताया। उसके बाद 50 तक रहने। हाँ, यानी कहने का मतलब है यहाँ तक हो गया है आपका। अब आगे देख लीजिए। केरल में केरल में नहीं है। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? केरल। तो हम अभी बता दिए हैं आपको, इसके अनुसार आप लगा सकते हैं। केरल में नहीं, अभी बताते हैं यूपी बिहार तो है है। एगो एपी तेलंगाना हो गया। आई तू को जोरबा याद है तो एगो अलग से महाराष्ट्र याद कर लीजिए, बाद बाकी नहीं होगा। आगे समझ में? हाँ, बहुत अच्छा किया। पंचशील निम्न देशों में से बीच। अब पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो याद कर लीजिए कि भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। तो याद रखिए कि भारत और चीन के बीच जो है ना, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ है 1954। क्या? 1954 भारत और चीन के बीच अभी एक ही बार 1962 में हुआ था। ठीक है, बस उसके बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, जिस समय आपात लगा था, पहली आपात वही। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। एक बार 1962 में लगा था, एक बार 1962 में लगा था, दूसरा बार आपको लगा था 1972 में, 1972 में, तीसरा बार 1975 में। ठीक है, 1975 में। 62 में चीन से युद्ध हुआ था, तो 72 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो 75 में आंतरिक अशांति कह करके युद्ध हो गया था। मतलब कह दिया कि भाई देश में संकट की स्थिति है, और जानबूझ करके इंदिरा मतलब जो सरकार उस समय थी, जो भी सरकार थी, वो सरकार ने क्या कर दिया, जानबूझकर लगा दिया ताकि कोई बोले नहीं, किसी पार्टी का कुछ चले नहीं, मतलब जानबूझकर लगा। तभी तो सरकार फिर गिर गया। तो 77 में बीजेपी का सरकार आया। 1977 में बीजेपी का सरकार आ गया था। कारण यही था कि जानबूझ करके उन्होंने लगा दिया था। मतलब ये समझिए कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई। भारतीय इतिहास में लोकतंत्र की हत्या माना जाता है। ठीक है, लेकिन हत्या हुआ नहीं। आगे चल करके जनता समझ गया, समझदार हो गया। ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो रहने देते हैं। चलिए आगे।